बेटा इसके बाद एग्जेम्पशंस ऑफ जीएसटी का चैप्टर हम लोगों ने किया था। दैट वाज जो हमारी बुक के अंदर गिवन है, दैट इज चैप्टर नंबर 5। और ध्यान रखिएगा, एग्जेम्पशंस ऑफ जीएसटी में तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, बहुत सारे चेंजेस इन्होंने एग्जेम्पशंस में इस बार करे हैं। मेरे को याद नहीं आता कि रिसेंट पास्ट में एग्जेम्पशंस में इतने सारे अमेंडमेंट्स आए हों। अब एग्जेम्पशंस में कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट्स हैं। एंट्री नंबर 3, आप याद करिए, एंट्री नंबर 3 में जो था दैट वाज रिलेटेड टू कि अगर सर्विसेज लेने वाला अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी है, लोकल अथॉरिटी है, और सर्विसेज अगर उनके प्योर सर्विसेज के नेचर की हैं। प्योर सर्विसेज का मतलब है जहां पे किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल नहीं यूज हो रहा बाय द सर्विस प्रोवाइडर, वो कोई मटेरियल यूज नहीं कर रहा लेकिन वो सिर्फ अपनी सर्विसेज दे रहा है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, भाई किसी ने कंसल्टेंसी दी है, अब कंसल्टेंसी में मटेरियल तो यूज नहीं हो रहा, कंसल्टेंसी में तो सिर्फ सलाह मशवरा हो रहा है। तो ऐसी सर्विसेज को जो प्योर सर्विसेज हैं उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता है, एग्जेम्प्ट रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज़ आपको और थोड़ा डिटेल में अगर मैं बताने की कोशिश करूं, दिल्ली की बात करता हूं। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली की बहुत सारी चीज़ें समझ आती है, मेरे लिए समझाना भी आसान हो जाता है। दिल्ली जैसे आपको पता है कि एक तरह से राउंड शेप में आती है, स्फेरिकल शेप में आती है। दिल्ली के अंदर 3 अलग अलग, रादर 3 भी क्या 5 है, 5 अलग अलग लोकल अथॉरिटीज काम करती हैं। दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा एमसीडी के अंडर आता है, दैट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। एट द सेम टाइम दिल्ली का एक और बहुत बड़ा हिस्सा डीडीए के पास है। डीडीए का फुल फॉर्म है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी एक लोकल अथॉरिटी ही है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर आपको बता देता हूँ कि दिल्ली के अंदर भी अपना एक अलग शहर बना हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यू दिल्ली। और इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे बेटा, हमारे हिंदुस्तान की कैपिटल इज नॉट दिल्ली, हमारे हिंदुस्तान की कैपिटल इज न्यू दिल्ली। 26 जनवरी को जहाँ पे राजपथ के ऊपर वो परेड होती है ना, अब तो राजपथ का नाम भी इन्होंने बदल के कर्तव्य मार्ग मेरे ख्याल से ऐसा कुछ कर दिया है। तो वो जो जहाँ पे परेड होती है, फिर वो सारा इंडिया गेट का एरिया, कनॉट प्लेस का एरिया, जहाँ पे ये सारे मिनिस्ट्रीज है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, प्रेसिडेंट हाउस है, ये सारा का सारा जो एरिया है ये न्यू दिल्ली का एरिया है। और हमारी कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली है, इट्स नॉट दिल्ली। और ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली की अपनी अलग एक लोकल अथॉरिटी है जिसका नाम है एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर एक और लोकल अथॉरिटी हमारे देश में है, हमारी दिल्ली में है, वो है पीडब्ल्यूडी। तो दिल्ली का इतना बेड़ा गर्क है कि दिल्ली का कुछ पार्ट एमसीडी के कंट्रोल में है, दिल्ली का कुछ पार्ट डीडी के कंट्रोल में है, दिल्ली का कुछ पार्ट एनडीएमसी के कंट्रोल में है, दिल्ली का कुछ पार्ट पीडब्ल्यूडी के कंट्रोल में है। और कमाल की बात, दिल्ली में अपनी कैंटोनमेंट बोर्ड भी है जो कि मिलिट्री के कंट्रोल में आता है। कैंट, दिल्ली कैंट का एरिया, हम लोग शॉर्ट में इसे कैंट बोल देते हैं, रादर इसका जो फुल फॉर्म रहता है वो रहता है कैंटोनमेंट। कैंट का इलाका, आर्मी का इलाका, दिल्ली में भी एक आर्मी का इलाका है। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, ऐसे बहुत सारी जगहों पे कैंटोनमेंट्स हैं। इलाहाबाद के अंदर कैंटोनमेंट एरिया अलग से आता है, अंबाला में पूरा एक अलग से कंटोनमेंट एरिया आता है, बहुत सारे शहरों में कंटोनमेंट एरियाज आते हैं जो मिलिट्री कंट्रोल्ड एरियाज होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि साहब अगर सर्विसेज लेने वाला एमसीडी है तो एग्जेम्प्ट है, प्योर सर्विसेज होनी चाहिए। डीडीए, एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी, ये सब लोकल अथॉरिटीज हैं, इन सब की सर्विसेज जब ये सर्विसेज ले रहे हैं तो वह एग्जेम्प्ट है। लेकिन कैंटोनमेंट में सर्विसेज लेने वाला कौन है? इंडियन मिलिट्री। जो मिलिट्रीज है वो मिलिट्रीज कैंटोनमेंट एरियाज को कंट्रोल करती है। तो क्या इनको जो सर्विसेज मिलेंगी वो भी एग्जेम्प्ट है? इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दे दिया और कहा कि नहीं साहब, हम इनको एग्जेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग एग्जेम्पशन टू इंडियन मिलिट्रीज जो कि कैंटोनमेंट एरियाज के अंदर काम करती हैं। और यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इफ दे आर वर्किंग एज अ लोकल अथॉरिटी तो एग्जेम्पशन है,
इफ दे आर नॉट वर्किंग एज ए लोकल अथॉरिटी तो फिर एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है। और जरा जल्दी से एक बार इसको हम लोग पढ़ते हैं। एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 हम जो हमारे पास जीएसटी में आता है, क्या कहा है इन्होंने, नीचे रेड कलर से जो लिखा हुआ है वो अमेंडमेंट है। नोट, इफ सर्विसेज आर रिसीव बाय इंडियन आर्मी or any other government ministry department which does not perform any function in the manner as a local authority does for the general public, then such services are not eligible for exemption। तो जैसे मैंने अभी आपको ही क्या कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि साहब ये जो कंटोनमेंट है, ये जो दिल्ली कंटोनमेंट का एरिया है, मिलिट्री के कंट्रोल में है। अगर ये लोकल अथॉरिटी के तौर पे ही काम कर रहा है कैंटोनमेंट में तो फिर इनको जो सर्विसेज मिलेगी वो एग्जेम्प्ट रहेंगी। लेकिन अगर ये कैंटोनमेंट में काम कर रहे हैं लेकिन ये लोकल अथॉरिटी जैसा काम नहीं कर रहे हैं तो फिर इनकी सर्विसेज को एग्जेम्प्ट नहीं रखा जाएगा। जो इनको सर्विसेज मिलेंगी उनको एग्जेम्प्ट नहीं रखा जाएगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर सर्विसेज। सिमिलरली वी हैव एंट्री नंबर 3A, और आपको याद है एंट्री नंबर 3A में हम लोग 25% की बात करते हैं कि जो टोटल वैल्यू है उस टोटल वैल्यू में अगर गुड्स की वैल्यू 25% या 25% से कम है तो भी हम लोग एग्जेम्पशन दे देते हैं। तो एंट्री नंबर 3 इज 100% सर्विसेज और एंट्री नंबर 3A इज मिनिमम 75% ऑफ सर्विसेज एंड मैक्सिमम 25% ऑफ गुड्स। तो इसको भी एग्जेम्पशन की कैटेगरी में रखा गया है। यहां पे भी वही पॉइंट डाल दिया कि जो कैंटोनमेंट एरिया में इंडियन आर्मी को सर्विसेज मिल रही होंगी उन सर्विसेज को हम लोग एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे अगर उनको ये सर्विसेज मिल रही हैं फॉर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटीज ऑफ आर लोकल अथॉरिटी। तो अगर इंडियन आर्मी है जो कि लोकल अथॉरिटी जैसे काम नहीं कर रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक तो फिर इनको जो सर्विसेज मिलेंगी वो एग्जेम्प्ट नहीं होंगी, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। तो ये एक माइनर अमेंडमेंट है, छोटा अमेंडमेंट है, विच आई सीरियसली बिलीव कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटा आपको याद है हम लोगों ने एंट्री नंबर 6 किया था जो कि बात करता है, एंट्री नंबर 6 बात करता है कि जो सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है, सर्विसेज विच आर गिवन बाय द गवर्नमेंट, सर्विसेज विच आर गिवन बाय द गवर्नमेंट। आपको याद है हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि जो सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है वो सारी की सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेंगी। एनी सर्विसेज विच आर गिवन बाय द गवर्नमेंट विल बी एग्जेम्प्ट बाय द वर्च्यू ऑफ एंट्री नंबर 6। लेकिन उसके अंदर फिर हम लोगों ने ये कहा था कि कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से जो दी जा रही है उनको हम लोग टैक्सेबल भी करेंगे। कौन कौन सी सर्विसेज को टैक्सेबल करेंगे? अगर हम लोग पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट की बात करें, पोस्ट ऑफिस या पोस्टल डिपार्टमेंट की बात करें तो पोस्टल डिपार्टमेंट की इन 4 सर्विसेज को टैक्सेबल किया गया था। स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल एजेंसी, लाइफ इंश्योरेंस, ये टैक्सेबल थी। बाकी सब कुछ एग्जाम था लेकिन ये टैक्सेबल थी। अब इनको टैक्सेबल क्यों किया गया था वो भी उसका भी रीजन मैंने आप लोगों को दिया था। मैंने आपको रीजन ये दिया था कि इनको टैक्सेबल इसलिए किया गया क्योंकि इनके जो कंपिटिटर्स हैं उनको टैक्सेबल किया गया है। जैसे कि अगर स्पीड पोस्ट और एक्सप्रेस पार्सल की बात करें तो इनका जो इमीडिएट कंपटीटर है वो है कोरियर एजेंसीज। अब क्योंकि कोरियर एजेंसीज को टैक्सेबल किया गया है इस वजह से इनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया था। मैंने इसी प्रकार से कंपैरिजन करके आपको बताया था। सभी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी पॉलिसीज के ऊपर के प्रीमियम के ऊपर जीएसटी लगता है, इस वजह से पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम के ऊपर भी जीएसटी लगा। लेकिन अब इन्होंने ये जो टैक्सेबल क्राइटेरिया था इन सब को विड्रॉ कर दिया और इन सब के ऊपर अब एग्जेम्पशन दे दिया। ठीक, तो अब आप ऐसे समझें कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्सेबल हो रहा था वो पहले ये 4 टैक्सेबल हो रहे थे, अब गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस की सारी सर्विसेज को टैक्सेबल कर दिया। पहले से ये 4 टैक्सेबल थे लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि ऑल सर्विसेज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विल बी टैक्सेबल। जहां पे पहले से ये 4 टैक्सेबल थे अब इन्होंने पोस्ट ऑफिस की सारी सर्विसेज को टैक्सेबल कर दिया। अब प्रॉब्लम आ गई, जब आप सारी सर्विसेज को टैक्सेबल कर दोगे तो जो देहात में, गांव में, बैकवर्ड एरियाज में लोग
पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज यूज करते हैं, जो कि बहुत बेसिक सर्विसेज हैं, वेरी वेरी बेसिक सर्विसेज, उनके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी अगर हम लोग बहुत वेरी बेसिक सर्विसेज के ऊपर भी, जो कि गरीबों के लिए बैकवर्ड एरियाज में खासतौर पर जो यूज होती है, अगर उनको भी टैक्सेबल कर दें तो गलत हो जाएगा। इस वजह से सरकार ने क्या किया, एक तरफ तो इन्होंने कहा कि भाई हम लोग सब कुछ टैक्सेबल कर रहे हैं, एट द वेरी सेम टाइम इन्होंने एंट्री नंबर 24C इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि पोस्ट ऑफिस की कुछ गिनी चुनी सर्विसेज को ही एग्जाम्प्ट रखेंगे। अब पोस्ट ऑफिस की कौन कौन सी गिनी चुनी सर्विसेज को एग्जाम्प्ट किया गया है, और ध्यान रखिएगा इन सब के अलावा बाकी सबको टैक्सेबल कर दिया। अब ये कौन कौन सी है? सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय द वे ऑफ पोस्ट कार्ड, बाय द वे ऑफ इनलैंड लेटर, by the way of book post, by the way of ordinary post, where the weight of the envelope is less than 10 grams, इसको टैक्सेबल ना करते हुए इन चार को एग्जेम्प्ट कर दिया है। चार कौन कौन से हैं? चार कौन कौन से हैं, बात को बहुत बहुत अच्छे से समझना कि कौन कौन से चार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे से इस बात को समझना कि मैं कौन कौन से चार की बात कर रहा हूँ। आप मेरे राइट हैंड साइड पे देखिएगा, ये इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन इमेजेस को बड़े अच्छे से देख लीजिएगा। ये वाली जो सर्विसेज हैं ये आपकी एग्जेम्प्ट रहेंगी, इनके अलावा बाकी सबको टैक्सेबल हो जाएगा। पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। पोस्ट कार्ड में हमेशा क्या रहता है कि जो दो साइड्स हैं उनमें से जो फ्रंट साइड है उसमें आधा एड्रेस लिखने के लिए जगह होती है और आधा एरिया खाली होता है जहाँ पे आप अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, और इसका जो बैक साइड है, जो ऑपोजिट साइड है, वो बिल्कुल खाली होता है, उसके ऊपर आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इनलैंड लेटर, ये ब्लू कलर का एक इनलैंड लेटर होता है। इनलैंड का मतलब है ये है कि आप इस चिट्ठी को पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी भेज सकते हो, हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाएगा। इनलैंड इज विद इन द लैंड ऑफ इंडिया। तो ये वाला जो आप ब्लू कलर का लेटर देख पा रहे हैं, इसको हम लोग 2-3 फोल्ड देके एक रेक्टेंगुलर शेप में ले आते हैं और फिर इसको पोस्ट कर दिया जाता है, तो वो रिसिपिएंट के पास पहुंच जाता है। इसके अलावा बुक पोस्ट, बुक पोस्ट क्या होता है? किसी भी प्रकार की कोई भी किताब जो किसी प्लास्टिक के एनवेलप में हो या अदरवाइज किसी कागज के एनवेलप में हो, जिसका माउथ ओपन हो, जिसका माउथ बंद ना हो। माउथ का मतलब एनवेलप के माउथ की बात कर रहे हैं। तो एनी काइंड ऑफ दिस बुक्स विच आर सेंट थ्रू एनवेलप्स, और जिसका एनवेलप का माउथ ओपन रहता हो, उसे हम लोग बोलते हैं बुक पोस्ट। और इसके अलावा बाकी कोई और ऑर्डिनरी पोस्ट, कोई और एनवेलप जिसका वजन 10 ग्राम से कम का होगा, उसको एग्जेम्पशन दिया गया है, उसको एग्जेम्पशन दिया गया है। लेकिन मेरे बेटा इन चार को छोड़ दो। कौन कौन से चार? पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, एनवेलप्स। अगर आप इनको चार को छोड़ दो तो बाकी सबको हमारी भारत सरकार ने टैक्सेबल कर दिया। पोस्ट ऑफिस की अब सारी सर्विसेज जो हैं वो अब टैक्सेबल है, किसी भी प्रकार का कोई एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा। जो पहले दिया जा रहा था पोस्ट ऑफिस में, अब नहीं होगा। तो नाउ व्हाट वी हैव चेंज इज कि एंट्री नंबर 6 में पोस्ट ऑफिस में सभी प्रकार के सर्विसेज को टैक्सेबल कर दिया। जहां पे पहले सिर्फ 4 सर्विसेज टैक्सेबल थी, स्पीड पोस्ट टैक्सेबल था, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट टैक्सेबल था, एजेंसी सर्विसेज और लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल था। पहले सिर्फ 4 टैक्सेबल था, और ये सारी की सारी जो सर्विसेज थी ये एग्जेम्प्ट थी। कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट थी? बेसिक मेल, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, ऑपरेशनल सेविंग्स अकाउंट, बुक पोस्ट, पेंशन पेमेंट, रजिस्टर्ड पोस्ट, ये सब कुछ एग्जेम्प्ट था। अब इनको भी टैक्सेबल कर दिया। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम मेरे बेटा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि नई एंट्री नंबर 24C इंट्रोड्यूस करके इन्होंने क्या कर दिया है, 4 चीज़ों को एग्जेम्प्ट अभी भी रखा है। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पोस्ट कार्ड, वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट जहाँ पे एनवेलप का वजन 10 ग्राम से कम का है। बुक पोस्ट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है, जिसका माउथ ओपन होता है। द माउथ जहाँ पे एनवेलप का ओपन रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं कि वो बुक पोस्ट है।
देन इसी प्रकार से अगर हम लोग एंट्री नंबर 7 में जाए और एंट्री नंबर 8 में जाए और फिर एंट्री नंबर 8 के बाद बाकी एंट्री नंबर 9 में जाए, तो वहाँ पे भी बार बार हम लोग ये डिस्कस करते थे कि सारी की सारी जो सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो एंट्री नंबर 6 के अंदर सर्विसेज थी उनको हम लोग टैक्सेबल कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे भी अब इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया और यहाँ में इन्होंने क्या दिया, दैट नो एग्जम्पशन शैल बी अलाउड एज विच आर डिस्कस्ड इन एंट्री नंबर 6। और इसके आगे के जो वर्डिंग्स लिखे हुए थे, प्रोवाइडेड टू द पर्सन अदर देन द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, तो अब इन्होंने ये वर्डिंग्स हटा दिए, तो इसका मतलब अब इसको भी इन्होंने टैक्सेबल कर दिया है। सिमिलरली एंट्री नंबर 8 के अंदर द वर्ड्स हैव बीन रिमूव्ड, एंट्री नंबर 6 के बाद वाले वर्ड्स हैव बीन रिमूव्ड, सो दस दे हैव बीन मेड टैक्सेबल। एंट्री नंबर 9 में भी ऐसा ही हुआ। 5,000 रुपये वाला कंसेप्ट अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था इसका कि तराजू, इफ़ यू रिमेंबर, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, लखनऊ का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, तराजू वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था, तो वो वाला आ गया। और वहाँ पे भी एंट्री नंबर 6 के आगे जो वर्ड्स लिखे हुए थे, प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर दैन द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, इन वर्ड्स को हटा दिया, तो इसका मतलब टैक्सेबल कर दिया। आरसीएम तो था ही, आपको याद है आरसीएम लगता था गवर्नमेंट सर्विसेज में। गवर्नमेंट सर्विसेज में जो आरसीएम था वहाँ पे हम लोगों ने कहा हुआ था कि सप्लाई जो है, कौन कौन सी सप्लाई के ऊपर आरसीएम होगा, तो वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे द सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और उस पर भी लिखा हुआ था बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस, वो सब कुछ, तो इन्होंने ये भी हटा दिया। तो अब सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसके ऊपर हमारे आरसीएम के कंसेप्ट के अप्लाई नहीं होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग। तो वो सारी की सारी बातें एक दूसरे के साथ कोरिलेट हो रही हैं। जो एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया, वो एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया रिलेटिंग टू रेसिडेंशियल यूनिट्स। अगर आपके पास कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और आप उस रेसिडेंशियल बिल्डिंग को फर्दर किराए पे दे रहे हैं, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग को फर्दर किराए पे दे के जो आपके पास रेंट आता है, क्या उस रेंट के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। ये एक बहुत मेजर अमेंडमेंट है जो इस बार का आया, और एग्जाम में इसकी आने की प्रोबेबिलिटीज आर वेरी वेरी हाई। बात को अच्छे से पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ पे चेंज है वो देखेंगे। द एग्जेम्पशन वुड बी अवेलेबल इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो अगर आपके पास रेसिडेंशियल हाउस है, आप उस रेसिडेंशियल हाउस को किराए पे दे रहे हैं, तो कौन सी सिचुएशन में टैक्सेबिलिटी होगी, कौन सी सिचुएशन में एग्जेम्पशन मिलेगा, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल डिस्कशंस करनी है। द एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या कंडीशंस हैं? पहला, देयर शुड बी अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। ड्वेलिंग का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ स्टे। अगर तो वो रेसिडेंशियल होना चाहिए, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो रेसिडेंशियल हो, कोई फ्लैट है, कोई कोठी है, कोई मकान है, कोई फार्म हाउस है, जहाँ पे लोगों के रहने की व्यवस्था है, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स। ये जो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स है, इट इज गिवन ऑन रेंटल बेसिस, और जब हम लोग रेंट की बात करते हैं तो रेंट में लीज आ जाता है और लाइसेंसिंग भी आ जाता है। आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी क्लासेस के अंदर रेंट, लीज और लाइसेंस तीनों वर्ड्स का मीनिंग बताया हुआ है। बहुत बहुत अच्छे से एक एक चीज क्लास में डिस्कस करी हुई है। अब ये जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, इट मस्ट बी यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस। तो बिल्डिंग का नेचर रेसिडेंशियल हो, रेसिडेंशियल बेसिस के लिए ही किराए पे दिया हो, और रेसिडेंशियल बेसिस के लिए इस्तेमाल हो रही हो, और साथ साथ में इट शुड नॉट बी रेंटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन। तो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है उसको किराए पे नहीं देना, उसको किराए पे नहीं देना। अच्छा, यहां पे भी क्लैरिफिकेशन आया। इसके बाद यहां पे भी क्लैरिफिकेशन आया। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जैसे मैं सोल प्रोप्राइटर हूं, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, तो आप ये चेक कर लेना कि जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है जीएसटी में, क्या वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इसको बिल्डिंग को ले रहा है किराए पे, या वो अपनी बिजनेस कैपेसिटी में ले रहा है। तो क्या मैं एज अ सोल प्रोप्राइटर ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन मैं इस बिल्डिंग को किराए पे ले रहा हूं, या मैं अपने बिजनेस की कोई
जीएसटी नंबर्स वगैरह यूज नहीं कर रहा और अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ले रहा हूं। अच्छा, अब यहां पे बात आती है सर दोनों में कहां पे फर्क आएगा। देखो, अगर मैं एज अ सोल प्रोप्राइटर, अगर मैं एक बिल्डिंग किराए पे ले रहा हूं अपने नाम पे और वो बिल्डिंग मेरा इंप्लॉय यूज करने वाला है, याद है सैलरी में टॉपिक क्या था, रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो अगर मैं अपने इंप्लॉय को दे दूंगा वो बिल्डिंग यूज करने के लिए, तो फिर इसका मतलब एज अ प्रोप्राइटर, एज अ रजिस्टर्ड पर्सन, मैं इसको अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं अपने नाम पे रेंट एग्रीमेंट बनाता हूं और मैं खुद उसमें रहने लग जाता हूं, तो फिर यहां पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एज अ रजिस्टर्ड पर्सन मैं अपने इंप्लॉय को दे देता हूं, अपनी बिजनेस कैपेसिटी में उसको यूज करता हूं, तो फिर डेफिनेटली जीएसटी चार्ज होगा। यही सारी चीजें मैंने और डिटेल में यहां पे लिख के दी है। आओ जरा अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे इसको। तो कंडीशंस हमारे पास क्या है, पहला रेसिडेंशियल ड्वेलिंग होना चाहिए। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट पे दिया गया हो, रेंट में लाइसेंसिंग भी आ जाएगा और लीजिंग भी आ जाएगा, इसका रेसिडेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा हो और जो किराएदार है वो रजिस्टर्ड पर्सन ना हो। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है और वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में उसको ले रहा है किराए पे, तो जीएसटी नहीं लगेगा। रजिस्टर्ड पर्सन है और साथ में वो बिजनेस की कैपेसिटी में उसको किराए पे ले रहा है, तो जीएसटी लगेगा। साथ साथ में इन्होंने कहा कि इफ इट इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस एंड इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल पर्पसेस, देन जीएसटी एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल। इन सच केस जीएसटी वुड बी रिक्वायर्ड टू बी पेड। और साथ साथ में मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, द जीएसटी लायबिलिटी on renting of residential dwellings to the registered person is to be paid by the service recipient under the reverse charge। तो एक और कंसेप्ट आ गया कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन अगर प्रॉपर्टी किराए पे ले रहा है, तो फिर उसको आरसीएम के अंडर जीएसटी पे करना होगा। तो नया कंसेप्ट आ गया आरसीएम के अंदर भी, अभी करवाऊंगा मैं आपको। It may be noted that reverse charge would be applicable only when such residential property is used for residential purposes of the employee or the staff of the registered person. If the registered person uses it for self-occupation, then RCM is not applicable. तो अगर मैं एज अ सोल प्रोप्राइटर एक बिल्डिंग किराए पे लेता हूं और अपने इंप्लॉय को देता हूं यूज करने के लिए, तो फिर जीएसटी मेरे पे लगेगा आरसीएम बेसिस के हिसाब से। लेकिन अगर मैं उसको खुद अपने ही पर्पसेस के लिए यूज कर रहा हूं, तो फिर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ना ही कोई आरसीएम अप्लाई होगा। अब इस पूरे कंसेप्ट को आसान करने के लिए मैंने टेबुलर प्रेजेंटेशन दिया है इसका। आओ जरा टेबुलर प्रेजेंटेशन देखें। पहले टॉपिक में है कि भाई प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, वो देख लेना। फिर है कि प्रॉपर्टी का किराएदार कौन है, भाई वो भी चेक कर लेना। तो ओनर कौन है और किराएदार कौन है, इसके बेसिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या फॉरवर्ड चार्ज लगेगा या रिवर्स चार्ज लगेगा। और जरा डिटेल में करते हैं। मान लीजिए प्रॉपर्टी का ओनर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। प्रॉपर्टी का ओनर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो किराएदार है वो रजिस्टर्ड है, किराएदार जो है वो रजिस्टर्ड है। तो क्या यहां पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा? आंसर इज नो। क्या यहां पे रिवर्स चार्ज लगेगा? आंसर इज यस, रिवर्स चार्ज लगेगा। उसमें भी शर्त है। शर्त यह है कि इसको यूज कर रहा हो कोई इंप्लॉई या इसको यूज कर रहा हो कोई स्टाफ मेंबर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन अगर वो खुद ही यूज कर रहा हो तो फिर वहां पे कोई जीएसटी है ही नहीं, ना फॉरवर्ड चार्ज में ना रिवर्स चार्ज में। अगर प्रॉपर्टी का ओनर एक रजिस्टर्ड पर्सन है और किराएदार भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो वहां पे रिवर्स चार्ज नहीं होगा, वहां पे भी वहां पे फॉरवर्ड चार्ज नहीं होगा, वहां पे रिवर्स चार्ज होगा। और रिवर्स चार्ज के केस में ध्यान रखिएगा, अगेन अगर वो इंप्लॉई या स्टाफ मेंबर यूज कर रहा है, तो अगर एक सोल प्रोप्राइटर खुद अपने लिए यूज कर रहा है तो फिर वहां पे जीएसटी नहीं है। प्रॉपर्टी का ओनर एक रजिस्टर्ड पर्सन है और जो किराएदार है वो एक अनरजिस्टर्ड है, तो फिर उसके ऊपर जो है वहां पे जीएसटी चार्ज होगा। अगर वो
रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज नहीं हो रहा है तो, और अगर वो प्रॉपर्टी सिर्फ रेसिडेंशियल के लिए यूज हो रही है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, ना फॉरवर्ड चार्ज में ना रिवर्स चार्ज में। मैंने आपको यहां पर लिख के दिया कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अपने एम्प्लॉयज को मकान किराए पे देते हैं या फिर लेट आउट करते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन भी हो सकता है या अकोमोडेशन एंड कंसेशन रेंट भी हो सकता है। तो जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर अपने एम्प्लॉय से कुछ रेंट चार्ज करे तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं होगा, दैट हैज बीन एग्जेम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट। मैंने फिर इसको और डिटेलिंग में टेबलर फॉर्म में और डिटेल्स बना के आपको दिए, तो आप देखिएगा एक तो मैंने कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक टेबल बना के दिया और फिर इसी को और डिटेल में समझाने के लिए मैंने आपको फिर से एक और टेबल बना के दिया। आओ एक और बात को देखें, अलग अलग सिचुएशंस को और समझें और गहराई में जाए जरा। जीएसटी implications on renting of a residential dwellings is summarized as under। प्रॉपर्टी का नेचर क्या है वो देख लेना, प्रॉपर्टी इस्तेमाल किस चीज के लिए हो रही है वो देख लेना, किराएदार का स्टेटस क्या है वो देख लेना, एग्जम्पशन मिलेगा नहीं मिलेगा वो देखेंगे, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा रिवर्स चार्ज लगेगा वो देखेंगे। बी केयरफुल, अगर एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जिसको रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए ही किराए पे दिया गया है और रेसिडेंशियल पर्पसेस की नहीं वो बिल्डिंग यूज भी हो रही है, जो रिसीवर है जो किराएदार है वो अनरजिस्टर्ड है, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल हो रही है और किराएदार अनरजिस्टर्ड है, तो जीएसटी का एग्जम्पशन मिल जाएगा, जीएसटी का एग्जम्पशन मिल जाएगा, कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ना फॉरवर्ड चार्ज ना रिवर्स चार्ज। आपकी बिल्डिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जो किराएदार है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है और वो रजिस्टर्ड पर्सन उसको यूज कर रहा है अपने एम्प्लॉयज के लिए, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन का एम्प्लॉय यूज कर रहा है। आपने अपना एक फ्लैट बैंक को दिया और बैंक का मैनेजर उसको इस्तेमाल कर रहा है, आपने मेरे को दिया और मेरा कोई एम्प्लॉय उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो किराएदार है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा और यहां पे रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा, आरसीएम लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज नहीं है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए ही यूज हो रही है और जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपने एम्प्लॉय के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो इस्तेमाल कर रहा है सेल्फ ऑक्यूपेशन पे, तो फिर वहां पे जो किराएदार है वो रजिस्टर्ड भी अगर होगा तो भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ना रिवर्स चार्ज ना फॉरवर्ड चार्ज, जीएसटी नहीं लगेगा। इसके साथ साथ में अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जिसको नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए किराए पे दे दिया, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे गली मोहल्ले के अंदर बिल्डिंग्स बनी हुई है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, लेकिन रेसिडेंशियल बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे कोई बैंक चल रहा है, कोई पोस्ट ऑफिस चल रहा है, कोई कोरियर वाले ने अपना ऑफिस खोल रखा है, कोई दर्जी बैठा हुआ है, कोई परचून की दुकान खुली हुई है, परचून को हम लोग हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रॉसरी स्टोर वहाँ पे बना हुआ है। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग को अगर आपने नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए किराए पे दे दिया तो फिर वहाँ पे जीएसटी का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, टैक्सेबल होगा और वहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज नहीं है। रिवर्स चार्ज सिर्फ रेसिडेंशियल बिल्डिंग रेसिडेंशियल यूज के केस में है, नॉन रेसिडेंशियल यूज के केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। इसी प्रकार से कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जिसको नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए किराए पे दिया गया है और जो किराएदार है वो रजिस्टर्ड है, किराएदार रजिस्टर्ड है, तो वहां पे भी इन्होंने आरसीएम का फैसिलिटी लगा दिया है, वहां पे भी इन्होंने आरसीएम लगा दिया है। जो मैं अभी कह रहा था कि आरसीएम नहीं है, आई वाज रॉन्ग इन दैट केस, वहां पे भी आरसीएम है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को अगर किराए पे दिया है तो वहां पे आरसीएम लगेगा, चाहे वो रेसिडेंशियल के लिए यूज हो रहा हो या नॉन रेसिडेंशियल के लिए यूज हो रहा हो, दोनों सिचुएशन में। अब आरसीएम पे आ जाओ। आरसीएम पे इन्होंने क्या किया, आरसीएम पे इन्होंने कहा कि साहब आरसीएम है इन केस ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आपके पास रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पे दे रहे हो, चाहे वो उसे रेसिडेंशियल के लिए यूज कर रहा हो, कमर्शियल के लिए यूज कर रहा हो, दोनों सिचुएशन में आरसीएम लगेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर सोल प्रोप्राइटर है और सोल प्रोप्राइटर अपने पर्पसेस के लिए यूज कर रहा है
तो वहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके लिए हमारे पास दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, सीमा गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी बताऊंगा, अभी आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, सर्विस सप्लायर कैन बी एनी पर्सन, सर्विस रिसीवर कैन शुड बी आ रजिस्टर्ड पर्सन, जिसने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पसेस के लिए, सेल्फ ऑक्यूपेशन पर्पसेस के लिए यूज ना करा हो, और इसके साथ साथ में सप्लाई होगी रेंट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, और जीएसटी का रेट 18% के हिसाब से आरसीएम लगेगा। यहाँ पे मैंने चीज़ों को आसान करने के लिए एक आपको फ्लो चार्ट भी बना के दिया हुआ है। मैंने जब अपनी क्लास के अंदर इस फ्लो चार्ट को डिस्कस किया था तो स्टूडेंट्स ने कहा सर ये आसान नहीं है और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो मैंने कहा था नहीं बेटा, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा, ये और आसान हो रहा है अगर आप चीज़ों को थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखें तो। व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक इज कि मैंने इसको ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ भी को रिलेट कर दिया। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ को रिलेशन इसका नहीं डिस्कस करें तो फिर ये चार्ट तो बहुत ही आसान हो जाता है। आओ ज़रा एक बार डिस्कस करते हैं। आप ये चेक करना कि जब भी कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये चेक करना कि क्या वो रेसिडेंशियल, वो जो बिल्डिंग है क्या वो रेसिडेंशियल नेचर की है। आपका जवाब आता है कि यस वो रेसिडेंशियल नेचर की है। तो आगे ये चेक कर लेना कि जब वो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल नेचर की है तो क्या उस प्रॉपर्टी को जब यूज किया जा रहा है तो क्या वो यूज भी रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए हो रहा है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, किराए पे दे दिया, किराएदार भी उसे रेसिडेंशियल के लिए यूज कर रहा है। अगर आपका आंसर आता है यस, तो फिर ये चेक कर लेना कि क्या वो जो किराएदार है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। आपने कहा सब जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है, ठीक है। अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो क्या वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपने एम्प्लॉय को दे दिया यूज करने के लिए। आंसर इज यस, तो फिर वहां पे आरसीएम लगेगा और 18% का आरसीएम लगेगा। लेकिन वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने अपने एम्प्लॉय को नहीं दिया, उसने खुद यूज किया, तो सरकार ने कहा, सरकार ने क्या कहा कि सरकार ने कहा कि साहब ये एग्जेप्ट रखेंगे। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो एग्जेप्ट रखेंगे। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है, जैसे मैं सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड हूं, लेकिन मैं उसको अपने यूज के लिए यूज कर रहा हूं, सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहा हूं, मैं उसे आगे अपने एम्प्लॉय को नहीं दे रहा, तो यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई, सीमा गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इन्होंने कहा कि साहब अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग आप किसी रजिस्टर्ड सोल प्रोप्राइटर को दे रहे हो और सोल प्रोप्राइटर उसे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में यूज कर रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहा है, तो जीएसटी नहीं लगाना है, सीमा गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर वो अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, बिजनेस यूज हो गया, तो वहां पे जीएसटी लगेगा, और जीएसटी भी आरसीएम के हिसाब से लगेगा। तो एक नया अमेंडमेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट ये वाला ज़रूर करके जाएगा, एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और कमाल की चीज़ ये है कि मैंने अपनी किताब के अंदर इससे रिलेटेड आपको 7-8 एग्जाम्पल्स दिए हैं। कुछ नए एग्जाम्पल्स भी ड्राफ्ट करे हैं, कुछ नए एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिए हैं, तो आप इसको ज़रूर करिए, आपको इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। साथ साथ में आपको याद है कंसेप्ट हम लोगों ने किया था, दैट वाज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स अगर हवाई जहाज से वो ट्रैवल कर रहे हैं तो एंट्री नंबर 15 के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, हवाई जहाज से वो ट्रैवल कर रहा है और वो हवाई जहाज या तो आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है, एम्बार्क कर रहा है, या उसकी जर्नी टर्मिनेट हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ध्यान से सुनना, अगर कोई यात्री, अगर कोई पैसेंजर हवाई जहाज से ट्रैवल कर रहा है और उस हवाई जहाज की जर्नी या तो स्टार्ट हो रही है या टर्मिनेट हो रही है, खत्म हो रही है, कहाँ पे? बागडोगरा, जो बंगाल के अंदर एयरपोर्ट आता है। मैंने आपको क्लासेस के अंदर बताया था कि बागडोगरा इज द नियरेस्ट एयरपोर्ट इफ यू वांट टू विजिट टू दार्जिलिंग। दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन, बहुत फेमस हिल स्टेशन, बंगाल के अंदर आता है, नॉर्थ ऑफ द बंगाल, जस्ट नियर सिक्किम।
तो दार्जिलिंग जाने के लिए अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इज इन द स्टेट ऑफ बंगाल विद द नेम कॉल्ड बागडोगरा। तो बागडोगरा एयरपोर्ट से अगर कोई हवाई जहाज जा रहा है या वहां से आ रहा है, जर्नी स्टार्ट कर रहा है या जर्नी उसकी कंप्लीट हो रही है, या कोई भी एयरपोर्ट हो इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मणिपुर, तो आपको याद है हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हवाई जहाज से जाने वाले जो यात्री होंगे उनकी हवाई जहाज की टिकट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब इन्होंने अमेंडमेंट ये कर दिया कि साहब हवाई जहाज से यात्रा करो, जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन वो सिर्फ एग्जेम्पशन दिया जाएगा इकॉनमी क्लास के किराए के ऊपर, इकॉनमी क्लास के टिकट के ऊपर। तो अगर आप इकॉनमी क्लास में ट्रैवल नहीं कर रहे, अगर आप बिजनेस क्लास में या फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर वहां पे आपको जीएसटी देना होगा। सो इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय फर्स्ट क्लास, यू आर ट्रैवलिंग बाय बिजनेस क्लास फ्रॉम बागडोगरा या टू बागडोगरा, सिक्किम, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, और अगर आपका ट्रैवल बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में है तो जीएसटी लगेगा, इकॉनमी क्लास में है तो जीएसटी नहीं लगेगा। ये इस बार का एक अमेंडमेंट आया है। एक और अमेंडमेंट हम लोग यहां पे कहते हैं कि अगर आप नॉन एयर कंडीशनड कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के थ्रू ट्रैवल करते हैं, और आपको याद होगा मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको नॉन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज और नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के बीच में डिफरेंस बताया था। अगर मैं स्टेज कैरेज की बात करूं तो याद करो मैंने आपको डीटीसी की टिकट दिखाई थी कि डीटीसी की टिकट या अदरवाइज कोई भी स्टेट ट्रांसपोर्ट वाले की टिकट कैसे ऑपरेट होती है, टिकट में कहां पे कटिंग होती है, अप एंड डाउन वाला वो पूरा कंसेप्ट आपको याद है। तो स्टेज कैरेज अगर नॉन एयर कंडीशन है या फिर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कैरेज नॉन एयर कंडीशन है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन टेक्स ओवर अ प्री डिटरमिन्ड रूट ऑन अ प्री डिटरमिन्ड शेड्यूल, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। उदाहरण के तौर पे मेरे को दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, और बस में जाना है मेरे को दिल्ली से चंडीगढ़, तो दिल्ली से चंडीगढ़ की जो बस होगी वो एक प्री डिटरमिन्ड रूट पे ही चलेगी, उनका रूट फिक्स है, उसी रूट के ऊपर वो बस चलेगी और प्री डिटरमिन्ड शेड्यूल पे ही चलेगी, इतने बजे चलेगी, इतने बजे पहुंचेगी। और बीच में अगर लंच के लिए, डिनर के लिए, चाय के लिए रुकना है तो कहां पे रुकना है वो भी पहले से पता होगा। तो जैसे अगर दिल्ली से चंडीगढ़ की कोई बस है तो खास तौर पे वो कुरुक्षेत्रा में रुकती है या उसके पास एक और जगह आती है पिपली, तो पिपली में रुकती है। तो प्री डिटरमिन्ड है कि साहब कौन से शेड्यूल पे चलना है और कौन से रूट पे चलना है, और चाय के लिए, नाश्ते के लिए, अदरवाइज खाना खाने के लिए कहाँ पे रुकना है, ये भी प्री डिटरमिन्ड होता है। तो जहाँ पे ये प्री डिटरमिन्ड है तो वहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि साहब ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का एक फीचर है। इसके अलावा बाकी सारी बातें वही है जो हमने पहले भी करी हुई है। कुछ और इन्होंने यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन वगैरह दी है। अगर हम लोग एंट्री नंबर 17 की बात करें तो एंट्री नंबर 17 में इन्होंने कहा कि साहब अगर आप वेसल्स दैट इज बोट्स एंड शिप्स के थ्रू अगर आप ट्रैवल करते हैं, और आपको याद है, आपको पता है अभी हाल फिलहाल में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने गंगा नदी के अंदर वो रिवर क्रूज स्टार्ट किया है, जो कि मेरे ख्याल से वाराणसी से चलेगा इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, और वो गंगा के रास्ते पटना होते हुए देन बांग्लादेश में एंटर करके एंड देन इट विल गो अगेन बैक टू द असम, डिब्रूगढ़ में जाके वो कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से जो वेसल्स में अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, ये हम लोगों ने सीखना है। तो अगर ये 100% टूरिज्म पर्पसेस के लिए है, जैसे रिवर क्रूज है, तो वहां तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा। चाहे कोई पैसेंजर उसके अंदर टूरिज्म के लिए ना भी जा रहा हो, वैसे ही नॉर्मल ट्रैवल कर रहा हो तो भी जीएसटी लगेगा। और अगर कोई वेसल, कोई बोट, कोई शिप अगर ऐसा है जो कि टूरिज्म पर्पसेस के लिए नहीं है तो वहां पे जीएसटी चार्ज नहीं होता है। अगर चाहे उसके अंदर कोई टूरिस्ट ही जा रहा होगा तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब यहां पे जो चेंज आया वो ये आया कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है?
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कोई भी ऐसा वेसल जो पब्लिक के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये है कि सरकार से यूज ऑपरेट कर रही हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही हो तो आप बोलेंगे ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। नो, इवन कोई प्राइवेट पार्टी अगर उसे ऑपरेट कर रही है लेकिन जनरल पब्लिक के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो अब उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन आया है। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है? आ ट्रांसपोर्ट शुड बी ओपन टू जनरल पब्लिक। इस्तेमाल कर रहा हो जनरल पब्लिक। इट कैन बी प्राइवेटली ऑपरेटेड और इट कैन बी पब्लिकली ओन्ड। तो चाहे वो शिप, वो बोट सरकार की हो, चाहे वो शिप या बोट किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की हो, लेकिन अगर उसको इस्तेमाल करने की इजाजत जनरल पब्लिक को है तो हम बोलेंगे कि साहब ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। तो एक तरह से सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन। एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि अंडमान निकोबार, हालांकि मैं कभी गया नहीं, मैं चाहता हूं, मेरा एक अरमान है कि मैं कभी अंडमान निकोबार ट्रैवल करूं, लेकिन आपको ये बात शायद पता होनी चाहिए, अंडमान निकोबार जो है वो दो अलग अलग सेट ऑफ आइलैंड्स है। अंडमान आइलैंड्स अलग हैं और निकोबार आइलैंड्स अलग हैं। जो अंडमान आइलैंड्स है वहाँ पे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, मैं और आप हैं, हम लोग जा सकते हैं। लेकिन अंडमान जो है जो निकोबार्स है वो निकोबार इज 100% कंट्रोल बाय आर डिफेंस फोर्सेस। एयरफोर्स बेस है वहाँ पे, नेवी है, मिलिट्री बेस है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोई सिविलियन नहीं जा सकता। वो सिर्फ कंट्रोल बाय द डिफेंस फोर्सेस है निकोबार। और अगर हम लोग अंडमान की बात करें तो अंडमान में हम लोग जा सकते हैं एज ए सिविलियंस, टूरिज्म पर्पसेस के लिए हम लोग जा सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड्स हैं और अंडमान निकोबार से याद आता है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब जो नरेंद्र मोदी साहब है, इनका एक बहुत ज़बरदस्त जेस्चर था, कि जेस्चर है इनफैक्ट, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 23 तारीख का उनका बर्थडे था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पे जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है उनके 21 आइलैंड्स के नाम इन्होंने चेंज कर दिए हैं। और वो जो 21 आइलैंड्स के नाम चेंज हुए हैं, नाउ दे हैव बीन बेस्ड ऑन द 21 परमवीर चक्र विजेतास। तो जिन्होंने परमवीर चक्र जीते हैं 21 सोल्जर्स ने आज तक, उनके नाम के ऊपर अब वो जो आइलैंड्स है उनका नाम रखा गया है। आप देखेंगे उसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो किसी का नाम शैतान सिंह रखा है। शैतान सिंह एक व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र मिला था। कैप्टन विक्रम बत्रा भी उनमें शामिल हैं और ऐसे टोटल 21 नेम्स हैं। तो 21 जो आइलैंड्स हैं उनके नाम बदल दिए गए। और अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाना है, अंडमान निकोबार के अंदर ही, निकोबार को भी कंसिडर कर रहे हैं, अंडमान को भी कंसिडर कर रहे हैं। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाना है तो कैसे जाएंगे? एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाना है तो भाई कोई ट्रेन तो है नहीं, समुद्र के अंदर कौन सी ट्रेन होगी? तो वहाँ पे फेरीज चलती है, शिप्स चलते हैं, बोट्स चलती है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो फेरीज, शिप्स, बोट्स जो है, जो लोगों को एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड लेके जा रही है, क्या इनके किराए के अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? तो क्या उस पर क्लैरिफिकेशन आया? ध्यान से पढ़ेगा। एग्जेम्पशंस विल अप्लाई, गवर्नमेंट ने कहा एग्जेम्पशंस विल अप्लाई टू जीएसटी ऑन द टिकट्स ऑफ अ प्राइवेट फेरी, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, प्राइवेट फेरी which are used for the passenger transportation from one island to another in Andaman Nicobar Islands, irrespective of whether the ferry is owned and operated by the private sector or enterprises or by the PSU or by the government। तो मोटी मोटी सी बात ये हो गई कि जो आइलैंड्स के बीच में ट्रैवल करने के लिए फेरीज है, शिप्स है, बोट्स है, उनकी टिकट चार्जेस के ऊपर क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? सरकार ने साफ साफ कह दिया भाई कोई जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे हम लोग, चाहे वो फेरीज प्राइवेटली ऑपरेटेड हो, गवर्नमेंट ऑपरेटेड हो, गवर्नमेंट कंपनी पीएसयू के द्वारा ऑपरेटेड हो, देयर विल बी नो जीएसटी। तो इसी प्रकार से हमारे पास ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट होती है, एंट्री नंबर 17। फिर अब हमारे पास आइए एंट्री नंबर 20 पे। एंट्री नंबर 20 दैट वाज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। आपको याद है हम लोग ये डिस्कस करते थे कि भाई अगर कोई
स्पेशल कैटेगरी का सामान अगर बाय रेल जा रहा है, अगर बाय वेसल जा रहा है, तो फिर उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। अब वो स्पेशल कैटेगरी का सामान कौन कौन सा, कि भाई अगर तो वो सामान है रिलीफ मटेरियल जो कि डिजास्टर्स, क्लैमिटीज, एक्सीडेंट्स और मिसहैप्स के नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर से रिलेटेड है, नेचुरल या मैन मेड क्लैमिटी से रिलेटेड है, नेचुरल या मैन मेड एक्सीडेंट से या मिसहैप से रिलेटेड है, और वहां पे उनका कोई रिलीफ मटेरियल है, तो चाहे वो रिलीफ मटेरियल बाय रेल जा रहा हो, वेसल जा रहा हो, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट्स अगर जा रहे हैं तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेंगे। अगर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स जा रही है वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। और एक और एग्जेम्पशन दिया गया था रेलवे इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल का। नाउ दिस रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल का एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया गया है। दैट मीन्स अब ये होगा कि अगर रेलवे इक्विपमेंट या रेलवे मटेरियल अगर शिप के थ्रू या बाय रेल जा रहा होगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो यहां पे अगर मैं लिख दूं लायबल टू जीएसटी, नाउ दिस इज लायबल टू जीएसटी, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स पे अभी भी एग्जेम्पशन है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, फ्लावर्स, पल्सेस है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, तो जो एग्जेम्पशन पहले था वो एग्जेम्पशन अभी भी कंटिन्यू रहेगा। एग्जेम्पशन सिर्फ विड्रॉ हुआ रेलवे इक्विपमेंट्स और रेलवे मटेरियल्स का। एंट्री नंबर 21A याद करो, 21 इनफैक्ट 21 में हम लोग जीटीए के बारे में बात कर रहे थे कि अगर कोई सामान जीटीए के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है, और आरसीएम के प्रोविजन भी थे। लेकिन कुछ ऐसा सामान था जो कि जीटीए के द्वारा अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो हमेशा एग्जेम्प्ट होगा, कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। ऐसा कौन कौन सा सामान है भाई? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मिल्क, साल्ट, फूड ग्रेन, फ्लावर्स, पल्सेस, राइस। और उसके साथ साथ में आपको याद है एक कंसेप्ट हमने किया था कि अगर बहुत सारे लोगों का सामान, एक से ज्यादा व्यक्ति का सामान अगर जीटीए में जा रहा है और जीटीए वाला टोटल किराया चार्ज कर रहा है सबका मिला के 1500 रुपये या 1500 रुपये से कम, तो एग्जेम्पशन दिया जाता था। इसी प्रकार से अगर जीटीए में किसी एक ही व्यक्ति का सामान जा रहा है और उस एक व्यक्ति से किराया चार्ज हो रहा है 750 रुपये या 750 रुपये से कम, तो एग्जेम्पशन था, कोई जीएसटी नहीं था। तो ये जो 1500 रुपये वाला पॉइंट है, 750 रुपये वाला पॉइंट है, इसको विड्रॉ कर दिया गया। इस पे अब कोई किसी भी प्रकार का छूट नहीं मिलेगी, ये एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया गया और अब ये टैक्सेबल होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, अब ये टैक्सेबल होगा। देन ऑब्वियसली बात है, जो आरसीएम के प्रोविजन है जीटीए के वो एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन हाँ, एक बदलाव जो आया, जो चेंज आया, वो आया डिक्लेरेशन से रिलेटेड। अब ये जो डिक्लेरेशन से रिलेटेड चेंज है, बदलाव है, ये दो जगह पे है। मैं पहले दूसरा वाला भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूं ताकि मैं दोनों चीजों को फिर एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर सकूं। याद करो एक चैप्टर हम लोगों ने किया था, दैट वाज रिलेटेड टू दिस टॉपिक कॉल्ड इनवॉइस का चैप्टर हम लोगों ने किया था। इनवॉइस का चैप्टर था और इनवॉइस का चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 11 था, जिसके अंदर हम लोग सेक्शन नंबर 31 एंड रूल नंबर 46 करते हैं। और उसमें हम लोग लिखते हैं कि साहब इनवॉइस के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन होना, मेंशन होना कंपलसरी है। इनवॉइस के ऊपर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, उससे रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स है, ABCDEFGHIJKLMNNOPQR। तो R तक की सीरीज थी। इस R तक की सीरीज के बाद एक नया कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस कर दिया, वो है पॉइंट नंबर S। पॉइंट नंबर S जो है वो भी डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, वो भी डिक्लेरेशन से रिलेटेड है इनवॉइस के ऊपर। और इसी प्रकार से बाकी जगह भी वो आया, डिक्लेरेशन आया, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे डिक्लेरेशन देखिए क्या है। यहाँ पे डिक्लेरेशन ये है, डिक्लेरेशन देना होगा, इनवॉइस के ऊपर डिक्लेरेशन लिख के देना होगा। डिक्लेरेशन किस चीज का, कि दैट इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन अ मैनर विच इज गिवन अंडर रूल नंबर 48(4). आपको याद है 48(4) वॉज ई इनवॉइसिंग। तो आपको डिक्लेरेशन देना है,
अगर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है तो आपने उस चीज़ की डिक्लेरेशन देनी है कि साहब मैं जो आपको इनवॉइस इशू करके दे रहा हूँ, फिजिकल इनवॉइस, वो इसलिए इशू करके दे रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर ई इनवॉइसिंग की फैसिलिटी या ई इनवॉइसिंग मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दैट इज ई इनवॉइसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड in all cases wherever the physical invoice is issued by the taxpayer having an aggregate turnover in a preceding financial year from 2017-18 onwards more than the aggregate turnover which is mentioned under 48.4। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो टर्नओवर है वो 48.4 की लिमिट से ज़्यादा है, अब वो लिमिट कितनी है, वो लिमिट कितनी है, ई इनवॉइसिंग की लिमिट कितनी है, वो ई इनवॉइसिंग की लिमिट चेंज हुई है सब हो, अरे मैंने शायद दिया नहीं क्या, ई इनवॉइसिंग की लिमिट चेंज हुई है, मैं देना भूल गया, लिखना भूल गया, देखता हूँ मैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। ई इनवॉइसिंग की जो लिमिट है उसको इन्होंने चेंज किया है, 10 करोड़ कर दिया है, तो 10 करोड़ से ज़्यादा पे अगर है तो ई इनवॉइसिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि भाई अगर किसी के लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो रही है लेकिन उसके बावजूद वो फिजिकल इनवॉइस इशू कर रहा है, तो उस फिजिकल इनवॉइस के ऊपर वो मेंशन करेगा कि मेरे ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, इस वजह से मैं फिजिकल इनवॉइस इशू कर रहा हूँ। अब कंसेप्ट यहाँ पे ये आता है कि यार ऐसे कौन से लोग हैं जिनका टर्नओवर लिमिट से ज़्यादा हो और उसके बावजूद वो अपना ई इनवॉइसिंग इशू ना करते हो, ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिचुएशन ये है कि ई इनवॉइसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड बाय, चाहे टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा का है तो भी ई इनवॉइसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहाँ पे 54(2) जहाँ पे बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, GTA पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, 54A एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स इन अ मल्टीपल स्क्रीन्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटीज़, याद है आपको ये सारी चीज़ें हम लोगों ने करी थी। और ये दो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी तो पिछले बार अमेंडमेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इन सभी केसेस में चाहे आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा का रहा हो तो भी आपको ई इनवॉइसिंग नहीं करनी है। तो इन सब लोगों को अपने फिजिकल इनवॉइस के ऊपर डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन क्या है, देखो ये लिखा हुआ है डिक्लेरेशन, मैंने एज इट इज लिख दिया जो भी कानून में लिखा था। डिक्लेरेशन है दैट आई या वी हेयर बाय डिक्लेयर दैट दो आर एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 इज मोर देन द एग्रीगेट टर्नओवर notified under rule number 48.4, we are not required to prepare an invoice in terms of the provision of the said sub rule। तो ये पूरी स्टेटमेंट डिक्लेरेशन के तौर पे देनी है जब आप अपना फिजिकल इनवॉइस इशू करोगे। किसके बारे में बात हो रही है, इन सब के बारे में बात हो रही है। इन सब ने ये डिक्लेरेशन देनी है अपने फिजिकल इनवॉइस के ऊपर, ठीक है जी। तो इनवॉइस के चैप्टर में ये एक चेंज आया, मेजर चेंज कह लीजिए, मैं तो कहूँगा कि साहब ये मेजर चेंज है। इनवॉइस का चैप्टर आप कर रहे हैं तो इनवॉइस की ही बात कर लेते हैं। क्रेडिट नोट में भी एक बदलाव आ गया और वो ये है कि साहब जब आप क्रेडिट नोट वगैरह इशू करते हैं तो क्रेडिट नोट अगर आपका कोई मिस हो जाता है या अगर आपने इशू करना है तो रजिस्टर्ड पर्सन हु इशूज अ क्रेडिट नोट फॉर द सप्लाई has to declare the details of such credit note in the return for the month during which the credit note was issued। तो जिस मंथ में आपने अपना क्रेडिट नोट इशू किया उस मंथ में आपको बताना होगा, अपनी रिटर्न के अंदर बताना होगा कि आपने अपना क्रेडिट नोट इशू करा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप रिटर्न के अंदर मेंशन करना भूल जाएं, अगर आप क्रेडिट नोट की डिटेल अपनी जीएसटी रिटर्न में नहीं देते हैं, भूल जाते हैं, तो फिर आप इसको क्या फ्यूचर में फ्यूचर रिटर्न्स में दे सकते हैं? आंसर इज यस, दे सकते हैं। कब तक दे सकते हैं? बदलाव आ गया, याद करो पहले हम लोग ये करते थे कि अगले साल के सितंबर के मंथ की ड्यू डेट तक, अगले साल के सितंबर की मंथ की ड्यू डेट मतलब हो गई 20 अक्टूबर। लेकिन अब बदलाव ये आ गया कि आप दे सकते हो ये डिक्लेरेशन कब तक? by the 30th day of the November from the end of the financial year
in which such supply was made, or the date by which you are filing your annual return. एनुअल रिटर्न में ड्यू डेट नहीं है, एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है कि जिस तारीख पे आप एनुअल रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, या फिर नवंबर की 30 तारीख, अगले साल की नवंबर की 30 तारीख तक आप ये डिक्लेरेशन दे सकते हैं, और उसकी वजह से आपकी जीएसटी लायबिलिटी इसी तरीके से एडजस्ट कर दी जाएगी। तो ये बदलाव आ गया। यहां पे इस पॉइंट पे बदलाव है, ये वाले पॉइंट पे बदलाव है, 30 नवंबर वाले पॉइंट पे बदलाव है। पहले यहां पे 30 नवंबर नहीं होता था, पहले यहां पे होता था 30 सितंबर के सितंबर के मंथ की ड्यू डेट। सितंबर के मंथ की ड्यू डेट अक्टूबर की आती है, तो पहले यहां पे वो लिखा हुआ था, अब इन्होंने बदलाव करके नवंबर की डेट डाल दी है। ये इन्होंने बदलाव किया है। अब जैसे डिक्लेरेशन के बारे में मैंने यहां पे बात करी आपके साथ, जैसे ही डिक्लेरेशन की बात यहां पे भी है, ऊपर भी है, देखिएगा यहां पे भी डिक्लेरेशन की बात है, जो जीएसटी ऑन आरसीएम बेसिस है इन केस ऑफ जीटीए। इसमें भी आपको याद है 12% और 5% वाला कंसेप्ट मैंने आप लोगों के साथ बड़े अच्छे से डिस्कस किया था। एक बार मैं आपके लिए दोबारा पढ़ देता हूं। रेट ऑफ जीएसटी, if GTA is unregistered dealer and does not charge GST, then the recipient is liable to pay GST at the rate of 5% RCM pay. If GTA charges GST at a forward charge at the rate of 12%, then recipient is not liable to pay GST on RCM basis. तो 12%, 5% वाला कंसेप्ट क्लास के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उसी से रिलेट करते हुए इन्होंने यहाँ पे एक अमेंडमेंट दिया है। वो ये कहता है कि जहां कहीं पे भी आपका आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है, जहां कहीं पे भी आपका आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा। और जरा पढ़ते हैं डिक्लेरेशन के बारे में क्या है। ये कहता है, लॉ मेकर यहां पे कहता है, वेयर द सप्लायर इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर एंड एक्सरसाइजेज द ऑप्शन टू पे जीएसटी एज पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, 12% वाला कंसेप्ट, in relation to the transportation of goods by him, and the supplier has issued the tax invoice to the receiver charging central tax at the applicable rate is 12%, and has made a declaration in the annexure given 3 on the invoice issued by him. तो annexure 3 में डिक्लेरेशन देखो क्या है। annexure 3 का डिक्लेरेशन है कि I या we have taken registration under CGST Act and have exercised the option to pay tax on GTA services in relation to transportation of goods during the year this is under forward charge. तो जो GTA है वो ये डिक्लेरेशन मेंशन करे इनवॉइस के ऊपर कि साहब वो फॉरवर्ड चार्ज के हिसाब से जीएसटी पे करेगा, तो फिर रिसीवर के ऊपर रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। ऐसा तब होगा जब 12% का जीएसटी रेट एप्लीकेबल हो रहा होगा। तो जीटीए के अंदर एक ये डिक्लेरेशन वाला पॉइंट आया, और जीटीए के अंदर आपका ये जो चेंज आया कि साहब वो 750 और 1500 रुपये वाला कंसेप्ट, तो जीटीए के अंदर भी इन्होंने चेंज किया है और काफ़ी चेंजेस हैं। देन एक और चेंज है, रोड्स एंड ब्रिजेस का जो टोल चार्जेस चार्ज होते हैं, उन टोल चार्जेस के ऊपर भी चेंज है। क्या चेंज है? इनफैक्ट नया पॉइंट आया है। पिछली बार एक पॉइंट आया था, वो ये था कि साहब अगर कोई ओवरलोडिंग ट्रक है जिसने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सामान लोड किया हुआ है, और अगर वो टोल क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पे उससे टोल एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। वो एक्स्ट्रा कितना होता है? वो एक्स्ट्रा होता है 2 टाइम्स या 4 टाइम्स या 6 टाइम्स या 8 टाइम्स या 10 टाइम्स, डिपेंडिंग अपॉन की ओवरलोडिंग कितना है। ये पिछली बार का अमेंडमेंट है जो नवंबर के लिए एप्लीकेबल था। अब इस बार का अमेंडमेंट एक और आया, वो ये आया कि कई बार आपने देखा होगा कि जब हम लोग टोल्स पे जाते हैं तो फास्ट टैग्स के थ्रू हमें पेमेंट करनी होती है। मान लीजिए अगर आपका फास्ट टैग ऑपरेट नहीं हो रहा, मान लीजिए आपका फास्ट टैग को ब्लॉक कर दिया गया है, मान लीजिए आपके फास्ट टैग में पैसे नहीं हैं, आप लगे हुए फास्ट टैग की लाइन में, लेकिन आप कैश पे कर रहे हैं, वहाँ पे फास्ट टैग आपका चल नहीं रहा,
आपका कनेक्टेड नहीं है, किसी और तरह का कोई एरर है, पेमेंट फास्टैग के थ्रू नहीं हो पा रही है, तो आपको याद होगा टोल वाले आपसे डबल पैसा चार्ज करते हैं। जहाँ पे टोल 36 रुपये का है वहाँ पे 72 रुपये ले लेते हैं आपसे। तो आप क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि टोल तो 36 का है, एक्स्ट्रा 36 और ले लिए, तो जो एक्स्ट्रा 36 लिए क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि साहब ये जो डबल पैसा चार्ज हो रहा है ये भी टोल के नेचर का ही है, इसके ऊपर भी हम लोग जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। देखो पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पे, अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट में इन्होंने कहा कि एडिशनल फीस कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ हायर टोल चार्जेस फ्रॉम द व्हीकल्स विच आर नॉट हैविंग फास्टैग्स, या फास्टैग उनका चल नहीं रहा, इज एसेंशियली अ पेमेंट ऑफ टोल फॉर अलाउइंग एक्सेस टू द रोड्स और ब्रिजेस ऑफ सच व्हीकल्स एंड शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो फास्टैग अगर नहीं लगा हुआ, चल नहीं रहा और आपसे पैसा चार्ज हो रहा है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में वो टोल भी टोल चार्जेस ही माना जाएगा, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जेम्पशंस को ही कंटिन्यू करें। आपको याद है एंट्री नंबर 26 हम लोग करते थे, जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सारी सर्विसेज को एग्जेम्प्ट करते थे। हम लोग कहते थे ऑल सर्विसेज विच आर गिवन बाय द आरबीआई विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था कि साहब बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे करवाती है, आरबीआई उसमें मदद करता है, उसकी सर्विसेज की बात कर रहे हैं। बैंक्स को क्लियरिंग देता है, उसकी सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी सर्विसेज पहले एग्जेम्प्ट थी, लेकिन अब इनकी एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया गया और अब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब आप कह सकते हैं दैट नाउ दे हैव बीन टैक्सेबल। अब इनको टैक्सेबल सर्विसेज की कैटेगरी में डाल दिया है। इसी प्रकार से आपको याद है हम लोग कुछ रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में बात करते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बारे में बात करते हैं, इनकी सर्विसेज को एग्जेम्प्ट रखा गया था, लेकिन अब ये एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया। एंट्री नंबर 32 IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब इनकी सर्विसेज टैक्सेबल हैं। एंट्री नंबर 33 सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पहले एग्जाम था, अब ये टैक्सेबल हो गया इनकी सर्विसेज। एंट्री नंबर 47A FSSAI जो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, रेस्टोरेंट वाले या कोई भी सड़क के ऊपर फेरी वाले अगर कोई खाना बेच रहे हैं तो उनको FSSAI का सर्टिफिकेशन लेना होता है। तो इनकी सर्विसेज पहले एग्जाम थी, लेकिन अब एग्जाम्पशन विड्रॉ कर लिया। जब एग्जाम्पशन विड्रॉ हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये सब कुछ टैक्सेबल हो गया है। नाउ टैक्सेबल, तो ध्यान से कीजिएगा, इसके ऊपर अब जीएसटी लगेगा। इसी प्रकार से याद करिए एंट्री नंबर 73 हम लोग करते थे, जहां पे हम लोग कहते थे कि साहब अगर कोई कॉर्ड ब्लड बैंक है तो कॉर्ड ब्लड बैंक की सर्विसेज जहां पे वो स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर रहा है वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ये एग्जेम्पशन भी विड्रॉ कर लिया और अब कॉर्ड ब्लड बैंक्स की सर्विसेज को भी इन्होंने टैक्सेबल कर दिया। आपको याद होगा कॉर्ड ब्लड बैंक से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो लेडी और लेडी के वॉम्ब में जो बेबी होता है वो दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ कॉर्ड विच इज नोन एज एन एम्बिकल कॉर्ड। और जब बेबी का बर्थ होता है तो उस एम्बिकल कॉर्ड को कट करके अलग कर दिया जाता है और जहाँ से वो एम्बिकल कॉर्ड कट होती है वहाँ पे हमारे बन जाता है बेली बटन। हमारे स्टमक पे जो बेली बटन है, नाभि है, वहाँ पे एम्बिकल कॉर्ड कनेक्टेड होती है। एम्बिकल कॉर्ड को कट करते हैं तो वो बेली बटन बन जाता है, नाभि बन जाती है। अब ये जो एम्बिकल कॉर्ड है इसको पहले बहुत साल पहले ये माना जाता था कि ये एक तरह से गंध है, फेंक दो इसको। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करी तो समझ आया कि इसके जो स्टेम सेल थेरेपी है उसमें ये बहुत ज़्यादा कामयाब होगी, काम आएगी। और बहुत सारे केसेस में ये जो एम्बिकल कॉर्ड्स हैं इनको प्रिजर्व करके स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता था। और उनकी सर्विसेज जो है जहाँ पे ये स्टेम सेल्स को प्रिजर्व किए जाते थे उसकी सर्विसेज को एग्जेम्प्ट रखा गया था। जैसे ब्लड बैंक की सर्विसेज हो सकती है, आप एक तरह से ऐसे मान लीजिए।
लेकिन अब इसको टैक्सेबल कर दिया है फॉर अ रीज़न विच इज़ नॉट वेरी क्लियर टू मी कि इसे टैक्सेबल क्यों किया गया है, पर देन अब इसे टैक्सेबल कर दिया गया है। मूविंग ऑन टू द हेल्थ केयर सर्विसेज, एक और हमारे पास हेल्थ केयर सर्विसेज का पॉइंट है, दैट इज एंट्री नंबर 74। एंट्री नंबर 74 में आपको याद है कि जो डॉक्टर्स की सर्विसेज हैं, चाहे वो अपनी क्लिनिक पे बैठा हो या अदरवाइज डॉक्टर की कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज हो या कोई पैरामेडिक्स हो, इन सब की सर्विसेज को एग्जाम रखा गया था। कभी भी हम लोग इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाते थे। इसी प्रकार से एम्बुलेंस की सर्विसेज भी हमेशा एग्जाम थी, कभी भी टैक्सेबल नहीं थी। लेकिन कुछ केसेस ऐसे थे जहां पे डाउट्स आते हैं कि साहब क्या ये टैक्सेबल होगा या टैक्सेबल नहीं होगा, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन देके उनकी भी स्टेटस को क्लियर कर दिया। जैसे एक कंसेप्ट हमारे पास आता है आईवीएफ का, एक कंसेप्ट हमारे पास आता है आईवीएफ का, कहाँ गया ये रहा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ। आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन भी हो रहा है आईवीएफ। मेरे मामा जी की बेटी है, मामा जी की बेटी का भी एक बेबी हुआ आईवीएफ की टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ। तो यहाँ पे अब ये है कि साहब जो आईवीएफ की टेक्नोलॉजी है, जो डॉक्टर्स आईवीएफ की टेक्नोलॉजी यूज़ करके बेबी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो क्या वहाँ पे भी एग्जम्पशन है या जीएसटी लगेगा? तो गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है। देखो क्या क्लैरिफिकेशन है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। द एबनॉर्मलिटी or disease or ailment of infertility is treated using assisted reproductive technology, that is CRT procedure, such as in vitro fertilization IVF. It is also covered under the definition of healthcare services and shall be exempt from GST. तो वो सारे डॉक्टर्स जो IVF सर्विसेज दे रहे हैं उनकी सर्विसेज के ऊपर भी एग्जेम्पशन है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। एक और बात आई कि साहब हॉस्पिटल के अंदर जो हाई एंड हॉस्पिटल्स हैं, जो कि आज की डेट में एक तरह से 4 स्टार 5 स्टार होटल के बराबर की सर्विसेज देते हैं, तो क्या उन हॉस्पिटल्स के अंदर भी एग्जेम्पशन होना चाहिए? जहाँ पे अमीर और बहुत अमीर लोग रहते हैं, क्या उनको भी जीएसटी का एग्जेम्पशन मिलना चाहिए? तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर किसी अस्पताल के अंदर रूम का किराया 5,000 रुपये से ज़्यादा होगा, 5,000 रुपये से ज़्यादा होगा, तो फिर हम उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे। If the room rent is more than 5,000 rupees per day per patient, then it will be chargeable to GST at the rate of 5%, और हॉस्पिटल को उसके ऊपर कोई आईटीसी भी नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर 5,000 रुपये से कम का किराया है तो फिर जीएसटी का एग्जेम्पशन है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब आप ऐसे कई स्टूडेंट ये पूछेंगे, सर मान लो कमरे का किराया 15,000 रुपये है, तो टैक्स 10 के ऊपर लगाए या पूरे 15 पे लगाए? मेरे हिसाब से तो भाई पूरे 15 पे लगेगा। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि अस्पतालों में सिर्फ रूम रेंट के ऊपर की बात नहीं कर रहे, अस्पतालों में जो आईसीयू होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, वहाँ का किराया भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारी केस में तो 15,000 20,000 रुपये पर डे का किराया है। तो क्या आईसीयू जहाँ पे क्रिटिकली जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है ऑब्जर्वेशन में, तो क्या उनके ऊपर भी जीएसटी लगेगा? सरकार ने कहा नहीं। ये जो 5,000 रुपये वाली बात है, ये सिर्फ रूम रेंट के लिए है, जो कमरा है उसके लिए है। अगर कोई व्यक्ति आईसीयू में एडमिटेड है, इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिटेड है, क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू में एडमिटेड है, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट आईसीसीयू में एडमिटेड है, या नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट एनआईसीयू में एडमिटेड है, तो उस पर एग्जेम्पशन होगा, चाहे किराया 5,000 रुपये से ज़्यादा हो या किराया 5,000 से कम हो, दोनों सूरतों में 100% एग्जेम्पशन दिया गया है। इसके साथ साथ में एक और एंट्री हुआ करता था, एंट्री नंबर 75। एंट्री नंबर 75 में ये था कि अगर कोई क्लिनिक है, कोई हॉस्पिटल है, उसके अंदर जो बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी इसके दिए थे
कि किसी अस्पताल के अंदर इंजेक्शन का जो वो सिरिंज है वो, या फिर जो इंजेक्शन की बॉटल यूज़ हुई है जिसका कांच तोड़ दिया जाता है और बॉटल को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, या फिर किसी पेशेंट के ऊपर से बैंडेज उतारी गई है, वो किसी पेशेंट को प्लास्टर लगाया हुआ था तो प्लास्टर कट किया गया है तो वो कटा हुआ प्लास्टर, वो ये सब कुछ बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आता है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन या बायोमेडिकल वेस्ट की कलेक्शन करती थी, कूड़ा करकट इकट्ठा करती थी, तो उनकी सर्विसेज को एग्जेम्प्ट रखा गया था एंट्री नंबर 75 में। अब क्या हुआ, ध्यान से पढ़ेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटर ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू द क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बाय वे ऑफ ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट का कलेक्शन और ट्रीटमेंट और डिस्पोजल का जो काम था, पहले उसे एग्जाम रखा गया था, अब उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक और अमेंडमेंट इन्होंने किया मेडिकल से रिलेटेड। अब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स है वो काफ़ी सारे हो गए। एक तो हो गया कॉर्ड ब्लड बैंक, पहले एग्जाम था, अब टैक्सेबल कर दिया। दूसरा जो आईवीएफ है उसमें क्लैरिफिकेशन दे दे कि भाई आईवीएफ को भी हम लोग हेल्थ केयर मानेंगे, एग्जाम रखेंगे। उसके बाद रूम रेंट अगर हॉस्पिटल के अंदर 5,000 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल करेंगे, लेकिन अगर आईसीयू है तो वो एग्जाम ही रखा जाएगा, चाहे 5,000 से ज़्यादा हो या 5,000 से कम हो। इसके साथ साथ में एंट्री नंबर 75 हम लोगों ने किया बायोमेडिकल वेस्ट, उसको भी टैक्सेबल कर दिया है। साथ साथ में मेरे बेटा एक टॉपिक हम लोगों ने और करा था, दैट वाज रिलेटेड टू द एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विसेज। इसमें भी कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं और कुछ अमेंडमेंट्स हैं। एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे ये आया कि सब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरफ से सर्विसेज होती हैं, जहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और जिसके लिए एंट्रेंस फीस वगैरह चार्ज की जाती है, तो वो तो एग्जाम्प्ट रहता है। तो अब यहाँ पे इन्होंने कुछ और इसके अंदर क्लैरिफिकेशन ये दे दिया कि साहब द फीस विच इज चार्ज्ड फॉर द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट फॉर द एंट्रेंस और एडमिशन फॉर द इशुएंस ऑफ द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट टू देम इज इन द प्रोसेस ऑफ देयर entrance and admission as well as the fees charged for such issuance or migration certificates by the education institutes to the leaving or ex-students is covered by the exemption। बात यहाँ पे ये हो रही है कि साहब मान लीजिए अगर कोई एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करना है किसी स्कूल कॉलेज ने और उसके लिए कोई पैसा चार्ज किया जा रहा है, या फिर अगर कोई इससे फीस चार्ज की जा रही है माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, तो क्या माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करने के लिए अगर कोई फीस चार्ज की जा रही है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? क्लैरिफिकेशन दे दिया कि उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इसी प्रकार से अगर कोई एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है जिसकी ज़रूरत पड़ती है एंट्रेंस और एडमिशन से लेने के लिए, तो वहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए अगर कोई पैसा चार्ज किया जाएगा तो वहाँ पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये इस बार का नया एक क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आया है, तो करके जाएगा, छोड़ना नहीं आपने। एक और इन्होंने जो अमेंडमेंट किया है वो इसके लैंग्वेज में और वर्डिंग्स में किया है। एंट्री नंबर 80, एंट्री नंबर 80 ये कहता है कि साहब अगर किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग या कोचिंग हो रही है, आपको याद है मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे इसके कि बैडमिंटन कोचिंग्स होती है, टेबल टेनिस कोचिंग्स है, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पे क्रिकेट कोचिंग्स होती हैं। तो अगर इस प्रकार की कोई क्रिकेट कोचिंग, बैडमिंटन कोचिंग या स्विमिंग कोचिंग्स वगैरह है, तो क्या इनकी कोचिंग फीस के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, इसका हम लोगों ने चर्चा किया था। तो वही सारी बातें यहाँ पे है। सर्विसेज ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन, ट्रेनिंग है कोचिंग है किस चीज़ में? सर्विसेज ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन recreational activities which are related to arts or culture which are given by the individual। अब ये क्लैरिफिकेशन आ गया कि अगर रिक्रिएशनल सर्विसेज है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है आर्ट्स और कल्चर से रिलेटेड और सर्विसेज देने वाला कोई इंडिविजुअल है तो एग्जेम्पशन मिलेगा। और अगर वो ट्रेनिंग और कोचिंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड है
चैरिटेबल एंटिटी अगर दे रहा है तब एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग या कोचिंग है और वो ट्रेनिंग कोचिंग देने वाला कोई चैरिटेबल एंटिटी है तब एग्जेम्पशन मिलेगा, अदरवाइज एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफिकेशन क्या दिया कि आर्ट्स और कल्चर से रिलेटेड सर्विसेज देने वाला इंडिविजुअल होगा तब एग्जेम्पशन होगा, अगर इंडिविजुअल नहीं है कोई और है तो टैक्सेबल है। इसी प्रकार से अगर स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, क्रिकेट कोचिंग की बात करें, टेबल टेनिस कोचिंग की बात करें, बाकी स्पोर्ट्स कोचिंग की बात करें, और अगर वो कोचिंग देने वाला कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ तभी एग्जेम्पशन देंगे, अदरवाइज अगर कोई और अगर इस प्रकार की सर्विसेज दे रहा होगा तो वो टैक्सेबल रखेंगे। चैरिटेबल एंटिटी जो सेक्शन 12A AA या 12AB में रजिस्टर्ड होगा, तो जो क्लब्स रजिस्टर्ड होते हैं ऐसा चैरिटेबल एंटिटीज, वो क्लब अगर कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है या कोचिंग दे रहा है तो एग्जेम्पशन है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई HUF है, अगर वो स्पोर्ट्स की कोचिंग या ट्रेनिंग दे रहा होगा तो टैक्सेबल क्या रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है। फिर यहाँ पे एक और बहुत ही मैं बोलूँ कि इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट इन्होंने किया है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। आपको याद है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हम लोग बात करते थे स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग के बारे में। तो स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग की जो सर्विसेज थी वो एग्जेम्प्ट हुआ करती थी। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग की जो एक्टिविटी थी वो एग्जेम्प्ट हुआ करती थी फॉर सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, स्पीसीज, कोपरा, शुगर केन, जैगरी, रॉ मटेरियल, फाइबर, कॉटन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ गिल्ड, बेल्ड, फ्लैक्स, जूट, इंडिगो, मैन्युफैक्चर्ड, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, सब कुछ। लेकिन अब इन्होंने एग्जेम्पशंस विड्रॉ कर ली हैं और एज ऑफ नाउ सिर्फ 4 चीज़ों की स्टोरेज और वेयर हाउसिंग के ऊपर एग्जेम्पशन मिलेगा। 4 कौन कौन से हैं? 4 है सीरियल्स, ज्वार, बाजरा, गेहूं, पल्सेस, दाल, फ्रूट्स, फल एंड वेजिटेबल। तो वेजिटेबल सब्जी, फल, दाल और ज्वार, बाजरा, वीट, ये सब कुछ सिर्फ इन 4 की स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज को एग्जेम्प्ट रखा गया है। बाकी सब की स्टोरेज और वेयर हाउसिंग को टैक्सेबल कर दिया। तो जो पहले सब कुछ एग्जेम्प्ट चल रहा था अब वो सब कुछ इन्होंने टैक्सेबल कर दिया, जैसे कि टोबैको, बीटर लीव्स, तेंदू लीव्स, कॉफ़ी, टी, कोपरा, स्पाइसेस, शुगर केन, जैगरी, रॉ मटेरियल, और वो सब कुछ पहले एग्जेम्प्ट था, अब इन्होंने उसको टैक्सेबल कर दिया। सिर्फ 4 एग्जेम्प्ट हैं, याद रखिएगा, ओनली 4 आर एग्जेम्प्ट। कौन कौन से 4? रोटी, रोटी से याद करना वीट, बाजरा, ज्वार, सब्जी, दाल और फल। सिर्फ 4 एग्जेम्पशन है जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। सिर्फ उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स की स्टोरेज और वेयर हाउसिंग को एग्जेम्प्ट रखा गया है, बाकी सब को इन्होंने टैक्सेबल कर दिया। एंट्री नंबर 24B, अगेन मेरे हिसाब से वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज। एग्जामिनर यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा। एक और चीज याद करो, हम लोग करते थे कि जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का वेयर हाउस है तो वेयर हाउस में कई बार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में वेयर हाउस में कीड़ा लग जाता है। तो कीड़े ना लगे उसके लिए दवाई का छिड़काव किया जाता है, और दवाई का छिड़काव करके बड़े अच्छे से उसको बंद कर दिया जाता है ताकि वो दवाई पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर अच्छे से घुल मिल जाए। उस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फ्यूमिगेशन। ऐसे ही हमारे घरों में भी कई बार दीमक लग जाती है तो दीमक की दवाई का छिड़काव किया जाता है और फिर दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को जहां पे दवाई को एटमॉस्फेयर में मिल जाने का मौका दिया जाए, दैट सिस्टम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्यूमिगेशन। तो दवाई का छिड़काव, फ्यूमिगेशन वेयर हाउस के अंदर
जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है, ये पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया, इसको टैक्सेबल कर दिया, इसको इन्होंने टैक्सेबल कर दिया। अब आप देखिए एग्जेम्पशंस के चैप्टर में कितना ज़्यादा अमेंडमेंट्स है। अभी अमेंडमेंट खत्म कहाँ हुए, अभी तो और मुसीबत आ गई, एक नया कंसेप्ट डाल दिया। अब याद करो हम लोग टूर ऑपरेटर सर्विसेज के बारे में सीखा करते थे। मैंने आपको हमेशा मेक माई ट्रिप MMT का एग्जाम्पल भी इस पर दिया था। मैंने आपको ये कहा कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई एक ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है, वो हिंदुस्तान आता है और हिंदुस्तान आके अब वो मेक माई ट्रिप वालों को कहता है कि साहब मैं श्रीलंका भी जाना चाहता हूँ घूमने के लिए, तो श्रीलंका के लिए मेरा टूर बना दो। तो अब क्या हुआ कि सर्विस लेने वाला एक नॉन रेजिडेंट है, चाहे सर्विसेज देने वाला इंडियन टूर ऑपरेटर है, लेकिन वो सर्विसेज रिलेट कर रही हैं टू अ टूर विच इज आउटसाइड इंडिया, तो वो एग्जेम्प्ट हुआ करता था। अब यहां पे एक बार एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा जिसका मेरे पास जवाब नहीं था, आई हैड नो आंसर। स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि सर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है, उसने मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पर विजिट किया और उसने एक टूर बनाया जिसमें उसने कहा कि साहब मैं कुछ दिन इंडिया में रहूँगा, मान लो 7 दिन में इंडिया में रहूँगा और 3 दिन में श्रीलंका में रहूँगा, मेरे को एक ही टूर बना के दो, 7 दिन इंडिया का, 3 दिन श्रीलंका का। और टूर कौन बनवा रहा है? टूर बनवा रहा है ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन। कौन बना के दे रहा है? मेक माई ट्रिप बना के दे रहा है। तो सर यहाँ पे तो कुछ दिन इंडिया के हैं और कुछ दिन श्रीलंका के हैं, सर क्या करें, टैक्सेबल करें या ना करें? तो मैंने कहा था भाई देखो कानून तो साइलेंट है, क्योंकि कानून साइलेंट है तो मैं इस पूरे को टैक्सेबल करूंगा। स्टूडेंट ने कहा नहीं सर, लॉजिकली पूरे पर टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, जितना प्रोपोर्शन ये श्रीलंका का है वो एग्जेम्प्ट होना चाहिए। मैं कहा यार लॉजिकली तो बात ठीक है, लेकिन कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ ना, इस वजह से हम पूरा टैक्सेबल कर देंगे। तो इवन ही वॉज सेटिस्फाइड कि चलो ठीक है। एंड टू माई सरप्राइज आफ्टर दिस हेल्दी डिस्कशन विद द स्टूडेंट, ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा, 6 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, नवंबर एग्जाम से पहले का ये डिस्कशन था। तो टू माई सरप्राइज सरकार की तरफ से अमेंडमेंट भी इसमें आ गया और एक एंट्री नंबर 52A में अमेंडमेंट इन्होंने डाला और इन्होंने कहा कि साहब अगर ऐसा टूर है जहाँ पे कुछ दिन इंडिया के हैं और कुछ दिन इंडिया से बाहर के हैं, तो वहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनल एग्जेम्पशन देंगे। ये प्रोपोर्शनल एग्जेम्पशन कैसे होगा, उससे रिलेटेड मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, ज़रा बहुत बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा, यू विल बी रियली हैप्पी। लेट अस स्टार्ट, ध्यान से देखेंगे। टूर ऑपरेटर सर्विसेज, द वैल्यू ऑफ tour operator services provided to a foreign tourist which is performed outside India shall be exempt in case of those services which are provided partly in India and partly outside India। तो अगर टूर इस प्रकार से है जहाँ पे सर्विसेज कुछ इंडिया में है और कुछ सर्विसेज इंडिया से बाहर है, तो जितनी सर्विसेज इंडिया से बाहर है उसके प्रोपोर्शन में आप वैल्यू को एग्जेम्प्ट रखेंगे, टैक्सेबल नहीं करेंगे। इसका फर्स्ट प्रोविजन उन्होंने डाला, फर्स्ट प्रोविजन का मतलब एक्सेप्शनल केस। फॉर दिस पर्पस वैल्यू शैल बी द लोअर ऑफ, तो जब आपने एग्जेम्पशन लेना है तो एग्जेम्पशन के लिए वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? द एग्जेम्पशन के लिए वैल्यू कैलकुलेट होगा एंड दैट वैल्यू विल बी द लोअर ऑफ, किस किस का लोअर होगा? द प्रोपोर्शनेट टोटल कंसिडरेशन विच इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर विच द टूर इज परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया। तो जितने दिन वो इंडिया से बाहर रहा उतने दिन का प्रोपोर्शनेट कंसिडरेशन सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ टोटल कंसिडरेशन चार्ज फॉर द एंटायर टूर। तो पूरे टूर का फीस का 50% मैक्सिमम, और उसको कंपेयर कर लेना जितने दिन इंडिया से बाहर रहा उतने दिन का प्रोपोर्शनल अमाउंट। सेकेंड प्रोविजन में इन्होंने कहा कि साहब टाइम विच इज इक्वल टू और एक्सीडिंग 12 आवर्स शैल बी कंसिडर्ड एज 1 फुल डे। अगर घंटों के हिसाब से बात हो रही है तो 12 घंटे
और 12 घंटे से ज़्यादा का टाइम पीरियड को पूरा एक दिन मानेंगे। एंड अ टाइम फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 आवर्स शैल बी टेकन एज अ हाफ डे। 12 घंटे से ज़्यादा को एक दिन मानेंगे, 12 घंटे से कम को आधा दिन मानेंगे, और उसी के बेसिस के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। फॉरेन टूरिस्ट का मतलब क्या है? फॉरेन टूरिस्ट का मतलब है अ पर्सन हु इज नॉट नॉर्मली रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो आमतौर पर इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, एंड हु एंटर्स इंडिया फॉर अ स्टे ऑफ नॉट मोर देन 6 months फॉर द लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेट पर्पसेस। तो कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया में आ रहा है 6 महीने या 6 महीने से कम के टाइम पीरियड के लिए, और अगर उसको सर्विसेज दी जा रही है, तो ये वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा। एग्जाम्पल्स के साथ बात ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। 3 एग्जाम्पल दिए हैं, अच्छे से देखिएगा, प्यार से सारी बातें समझ आने की कोई दिक्कत नहीं होगी। सिचुएशन है कि एक व्यक्ति 3 दिन इंडिया में रहता है और 2 दिन नेपाल में रहता है। टोटल कंसिडरेशन है 1 लाख रुपए। तो आपने क्या करना है, 1 लाख रुपए को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दो। जो 3 दिन इंडिया के हैं वो टैक्सेबल हो जाएगा, 2 दिन जो नेपाल के वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। करके देख लो। एग्जेम्पशन विल बी लोअर ऑफ, लोअर किस किस का, 40,000 रुपये जो कि प्रोपोर्शनल है 2 दिन का, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ द टोटल वैल्यू जो कि 50,000 रुपये आएगा। 1 लाख का 50% इज 50,000, और वहां पे आ रहा है 40,000 2 दिन का प्रोपोर्शनल अमाउंट। तो दोनों में से लोअर अमाउंट है 40,000, 40 को एग्जेम्प्ट कर देंगे। टोटल था 1 लाख, 40 एग्जेम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 60,000। चेंज करता हूं, 2 days इन इंडिया एंड 3 nights इन नेपाल, या 3 days इन नेपाल आप कह लीजिए। अगेन 2:3 है, अगेन 2:3 है, लेकिन रेशो बदल रहा है। अब 3 दिन नेपाल के हैं, तो 1 लाख को अगर 3 दिनों में प्रोपोर्शनल करूंगा तो 60,000 रुपये आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम तो 50% है ऑफ द टोटल टूर वैल्यू। तो यहाँ पे टोटल टूर वैल्यू का 50% आएगा 50,000 रुपये। तो एग्जेम्प्टेड वैल्यू है 50, टैक्सेबल वैल्यू है 50। मान लीजिए 2.5 दिन 2.5 days इंडिया में है और 3 days नेपाल में है, तो अब क्या करें, टोटल 1 लाख रुपये ही चार्ज हो रहा है। तो आपने उस 1 लाख को अगेन उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है। तो 3 days जो नेपाल के हैं उसको आप 5.5 days के हिसाब से आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो 5.5 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आ गया 54,554, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 50%, दैट इज 50,000। तो एग्जेम्प्टेड वैल्यू विल बी 50, टैक्सेबल वैल्यू विल बी 50। मेरे बेटा, आपको ये वाले एग्जाम्पल लगभग सभी टीचर के नोट्स में मिल जाएगा। सभी टीचर के नोट्स में ये वाले 3 एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। कारण है उसके पीछे, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से कॉपी कर लिया या किसी ने मेरा कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जब ये वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हुए गवर्नमेंट ने ही ये 3 एग्जाम्पल अपने कंसेप्ट के अंदर ही दिए हुए हैं। गवर्नमेंट ने ही कहा कि साहब ये देखो, हम आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि काम कैसे करना है। अब क्योंकि ये 3 एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने ही हमें दे दिए, तो सभी ने वो कॉपी कर लिए, मैंने भी कॉपी कर लिया। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको लगभग हर टीचर के नोट्स में मिल जाएंगे, हर टीचर के नोट्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आइए, कुछ और सर्विसेज जिनको इन्होंने एग्जेम्प्ट किया, या कुछ और सर्विसेज जो इन्होंने टैक्सेबल करी। एक तो एंट्री नंबर 41 है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, डिस्कस नहीं कर रहा आपके साथ। हालांकि अमेंडमेंट है, मैं स्टिल स्किप कर रहा हूँ। 2 सर्विसेज और हैं, एक है एंट्री नंबर 51 और एक है एंट्री नंबर 56। आपको याद है जीएसटी नेटवर्क, जीएसटी नेटवर्क अगर सर्विसेज दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, तो ये एग्जेम्प्ट हुआ करता था। अब इसको ओमिट कर दिया है। ओमिट का मतलब ये है कि अब इसे टैक्सेबल कर दिया है। ये अब टैक्सेबल होगा जी, अब ये टैक्सेबल होगा, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और साथ साथ में आपको एक चीज और याद है, स्लॉटरिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स। स्लॉटरिंग का मतलब होता है एनिमल्स को कट करना। तो एनिमल्स कट करने की जो सर्विसेज थी वो पहले एग्जेम्प्ट रखा हुआ था, अब वो एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया, ओमिट कर दिया।
तो इसका मतलब अब इसको भी इन्होंने टैक्सेबल कर दिया है। इवन नाउ दीज हैव बीन मेड टू लायबल टू टैक्स। तो ये सब कुछ हमारे लिए आ रहा है जो कि टैक्सेबल हो रहा है या एग्जेम्प्ट हो रहा है। तो कैसे कैसे चल रहा है वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो 5 चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं।